हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और ये वीके पब्लिकेशन की बुक है ना। और ये बुक आपको इस कोर्स में फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये वॉल्यूम 2 है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये पार्ट ए का वॉल्यूम 2 है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लिखे गए जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना। इस चैप्टर से हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ओके। जहाँ जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो मैं आपको बता दूंगा। सो आइए शुरू करते हैं। सो यहाँ लिखा गया है, अ कंपनी में बी अंडरस्टूड एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस दैट कम्स into existence for carrying out business under a distinct name and possessing a limited liability। तो कंपनी क्या है? कंपनी कुछ पर्संस का वॉलंटरी एसोसिएशन है ना, जो कि एग्जिस्टेंस में आए हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, ओके, अंडर अ डिफरेंट नेम, है ना। और इसकी जो लाइबिलिटी होती है कंपनी की वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। इट इज अ जुरिस्टिक बॉडी हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स हु रिप्रेजेंट इट। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो मेंबर्स हैं, है ना, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कंपनी एक अलग पर्सन है, कंपनी एक अलग पर्सन है और कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो एक अलग पर्सन है, ठीक है। कैपेबल ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ओन एंड ओड विद पोटेंशियल ऑफ परपेचुअल ससेशन। स्टूडेंट्स, कंपनी का जो ससेशन होता है, जो इसका अस्तित्व होता है, वो परपेचुअल होता है, ठीक है। आगे ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक। तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मोर कॉमन डेफिनेशंस, यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो डेफिनेशन देख रहे हैं वो आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी, है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सबसेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी का मतलब है कि कंपनी का जो निर्माण है, कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन है वो इस एक्ट के अंडर हुई है या किसी पिछले कंपनी लॉ के अंदर हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी भी डेफिनेशन दी गई है आपके सामने, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं इजिली, ओके। सो यहाँ पे लिखा गया है, इट कैन बी पुट इन नटशेल। सो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म इन एग्रीमेंट विद द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू अ कॉमन stock for a shared purpose and possess a separate legal entity, a distinct legal entity and perpetual succession, ओके। तो आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो ये सारी बातें डीपली यहाँ पे समझाई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अ कंपनी। देखिए कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला है वॉलेंट्री एसोसिएशन, मतलब कोई भी पर्सन जो है कंपनी का अपनी मर्जी से क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है, ठीक है। ये वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। तो व्हेन पीपल group together willingly and exercise their free will to carry on a business together, they are said to be voluntary associated, ठीक है। जब कुछ लोगों का ग्रुप, है ना, विलिंगली अपनी मर्जी से किसी बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा हुआ है, ठीक है, टुगेदर, मतलब वो बिजनेस करना चाहते हैं, है ना। और यहाँ पे कोई लीगली नहीं है कि ये अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से ये जो है बिजनेस को करना, कैरी आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे दे आर सेड टू बी वॉलेंट्री एसोसिएटेड, ओके। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस दे मे फॉर्म अ कंपनी। तो एक बिजनेस करने के लिए, है ना, बिजनेस करने के पर्पस से उन्होंने जो है कंपनी को बनाया है। Hence, a company is said to possess voluntary association of person as one of its essential feature, ठीक है। तो कंपनी जो है क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये इसका एसेंशियल फीचर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कंपनी में ये फीचर जो है वो पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है दूसरा लॉफुल इनकॉर्पोरेशन। तो मतलब जो कंपनी का जो निर्माण होता है, कंपनी जो बनती है ना, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है।
तो अ कंपनी इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का ना कोई आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू concrete application of procedure and प्रोसेस अंडर द लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये जो आपका एक्ट है कंपनी एक्ट 2013, इसके अंडर कंपनी का जो है निर्माण होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो अ कंपनी इज considered as a legal individual and possess an identity which is separate from its members। तो कंपनी एक अलग पर्सन है जैसा कि मैंने आपको बताया, और मेंबर्स एक अलग पर्सन होता है, ठीक है। इन केस सपोज करिए कि कंपनी के ऊपर कोई केस कर देता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंबर्स के ऊपर केस किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद, मे प्रोसिक्यूट और टू बी प्रोसिक्यूटेड। A company can sue or be sued by anyone in its own capacity and not having a bearing of this on its members, मतलब शेयर होल्डर्स। देखिए ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि कंपनी जो है किसी पे दावा कर सकती है, किसी पे केस फाइल कर सकती है ना, या फिर कोई और भी कंपनी पे केस फाइल कर सकता है ना, मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है। और जब भी ये जो केस फाइल किया जाएगा कंपनी के ऊपर, तो वो मेंबर्स पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है उसके मेंबर से, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स of the company is limited to the extent of value of shares subscribed by them or amount guaranteed by them in case of limited company। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो लाइबिलिटी है कंपनीज के मेंबर्स की, है ना, वो लिमिटेड है ना। किस सीमा तक लिमिटेड है? जितने के शेयर्स उन्होंने कंपनी के खरीदे गए हैं या जितने अमाउंट की गारंटी दी गई है इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए अगर कंपनी का निर्माण किया गया है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो उसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, है ना, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। अ कंपनी इज कंसीडर्ड टू, है ना, लाइव ऑन फॉर एवर इन द फ्यूचर रिगार्डलेस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, है ना, बैंक बैंकरप्टेसी, बैंकरप्सी एटसेट्रा। देखिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि कंपनी जो है वो, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो फॉर एवर होता है, ठीक है। मतलब कंपनी हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहेगी कंपनी, ठीक है। कंपनी कभी रुकेगी नहीं। सपोज करिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी की रिटायरमेंट हो जाती है ना, लूनेसी, कोई पर्सन लूनेटिक हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। कोई बैंकरप्सी हो जाती है, कोई मेंबर जो है बैंकरप्ट हो जाता है, तो इन सब बातों का जो है वो कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अ कंपनी इज फेस्ड विद एन एंड ओनली व्हेन इट इज वाउंड अप लॉफुली बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अ कंपनी इज फेस्ड विद एन एंड ओनली व्हेन इट इज वाउंड अप लॉफुली, ठीक है। मतलब कंपनी का जो एंड है, कंपनी जो वाउंड अप होती है, कंपनी जो खत्म होती है, वो कैसे होगी? वो लॉ के थ्रू होगी, ठीक है। मतलब किसी पर्सन के आने का, जाने का, ठीक है। कोई पर्सन जो है वो पागल हो जाता है, कोई बैंकरप्ट हो जाता है, इन सब बातों का कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कंपनी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। The owners of company are not necessarily the ones
who manage the regular affairs of the company। देखिए ये क्या बोल रहा है, कंपनी के जो ओनर होते हैं, द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट नेसेसरली द वन हु मैनेज द रेगुलर अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के जो ओनर्स हैं वो कंपनी के रेगुलर अफेयर्स को मैनेज नहीं करते हैं, है ना, ये जरूरी नहीं है कि वही मैनेज करे। कंपनी यूजुअली हैज अ separate management known as the board of directors who are elected by the owners as the representatives to manage daily affairs। A company usually has a separate management। कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो कैसी होती है, सेपरेट होती है, ठीक है। और कौन इसकी मैनेजमेंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, मैनेजमेंट नोन एज द बोर्ड हु आर इलेक्टेड बाय द ओनर्स। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसके थ्रू इलेक्टेड होते हैं, वो ओनर्स यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसके थ्रू इलेक्टेड होते हैं, मतलब चुने जाते हैं। एज द रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज डेली अफेयर्स, मतलब कंपनी की मैनेजमेंट को करने वाले जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो ओनर बार बार यहाँ पे आ रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी के जो शेयर होल्डर है यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वही कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है, रियल ओनर। आगे ये बात यहाँ पे मतलब इस चैप्टर में बताई गई है। फिर है कॉमन सील। द कॉमन सील एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये कॉमन सील क्या है, ये कॉमन सील जो है कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है। मतलब यानी कि स्टैंप, जैसे आपके स्कूल में भी एक स्टैंप होगी, है ना, तो स्कूल की स्टैंप पे स्कूल का नाम होगा, वैसे ही कंपनी की स्टैंप पे कंपनी का नाम होता है। कंपनी इस कॉमन सील के थ्रू सिग्नेचर का काम करती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सो अंडर कंपनीज एक्ट 2015 यूज ऑफ कॉमन सील ऑन डॉक्यूमेंट्स हैज बीन मेड ऑप्शनल, ठीक है, अब इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। इन केस कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, जिस कंपनी के पास अपनी कॉमन सील नहीं है ना, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय टू डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। देखिए, तो सपोज करिए किसी कंपनी के पास अपनी कॉमन सील नहीं है, अपनी स्टैंप नहीं है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, या फिर जो उसकी ऑथराइजेशन होगी वो कैसे की जाएगी, वो किसी दो डायरेक्टर्स के थ्रू की जा सकती है ना, या फिर एक डायरेक्टर और जो कंपनी का सेक्रेटरी है, सीएस जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू की जा सकती है। wherever the company has appointed a company secretary, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब जो शेयर्स होते हैं उसको ट्रांसफर करना। A share of a company may be understood as the smallest units of its capital। कंपनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है, वो शेयर होती है। शेयर्स ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, हाउएवर इन सर्टेन केसेस इट मे बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। शेयर ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उसको आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। हाउएवर इन सर्टेन केसेस इट सब्जेक्ट टू बी सर्टेन कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशंस में, ठीक है। सो कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है ना, तो ऐसा कुछ सर्टेन कंडीशंस में हो सकता है, मतलब कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके पास देखिए फीचर्स यहाँ तक जो है हमारे खत्म हो जाते हैं और मैंने बहुत ही आराम से आपको बताया है। देखिए नेक्स्ट है पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, through an agreement between partners, while a registration under Indian Partnership Act 1932 is not necessary, but its regulation holds true। ओके, कि ये कैसे बनती है पार्टनरशिप, तो यहाँ पे बताया गया है ना। तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, और जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है ना, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। बाकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
कैसे क्रिएट होती है? थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी के केस में जरूरी हो जाता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कि गवर्निंग लॉ। तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है पार्टनरशिप फर्म में? 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनी के केस में द कंपनीज एक्ट 2013। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप फर्म में? देखिए मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 50, है ना, एज पर द रूल ऑफ एज पर द रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2013। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी में देखिए मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 200, और एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड है और यहाँ पे लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट डिवीजन एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन इट्स एब्सेंस इक्वल डिवीजन अमंग ऑल पार्टनर्स। देखिए तो जो आपका अगर सपोज करिए कि पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है तो उसके एब्सेंस में इक्वल डिवीजन होगा सभी पार्टनर्स के बीच में, मतलब इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है तो पार्टनरशिप डीड। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अकॉर्डिंग टू डिसीजंस ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट शेयर्स ऑफ डिविडेंड ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे प्रॉफिट का जो डिवीजन है, देखिए यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या मिलता है शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर का डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, विच इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। पार्टनरशिप फर्म मोस्टली लुक्ड आफ्टर बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो देखिए मतलब पार्टनरशिप फर्म की जो मैनेजमेंट है वो कैसे की जाती है? वो सभी मेंबर्स जो है इसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई एक जो मेंबर होगा वो सभी के बिहाफ पे जो है वो मैनेजमेंट का काम देखेगा। जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लुक्ड आफ्टर बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड 3 फॉर पब्लिक कंपनीज जो है यहाँ पे डायरेक्टर्स की नीड बताई गई है कि कम से कम 2, है ना, और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर की जो है जरूरत होती है। और ये किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं? ये शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है होते हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो नॉट अलाउड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। तो सभी पार्टनर्स की कॉन्सेंट के बिना शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता पार्टनरशिप फर्म में। जबकि नॉट अलाउड फॉर प्राइवेट कंपनीज बट नो रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। देखिए मतलब एक जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पर जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिट। कंपल्सरी इफ रिक्वायर्ड इन द पार्टनरशिप डीड और बाय द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, जो ऑडिट करना है, जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में जो ऑडिट होता है वो कंपल्सरी होता है कंपल्सरी इफ रिक्वायर्ड इन द पार्टनरशिप डीड और बाय द इनकम टैक्स एक्ट। और यहाँ पे भी ऑडिट जो है जरूरी है, कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और ऑल कंपनी सभी के लिए ऑडिट करना जो है जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ कंपनी, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।